आज एक बार फिर से वो मुद्दा उठा है जो इस बार चुनाव में बार बार उठ रहा है। वो मुद्दा है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिल गईं तो बीजेपी संविधान बदल देगी। विपक्ष के पोस्टर बॉय राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी लेकर बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं। अमेठी में दिए गए उनके एक भाषण की ये लाइनें आप सुनिए। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास बीजेपी का नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है यह काम कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं। लेकिन इसके साथ ही आज पूरी थ्योरी का एक डीप विश्लेषण हमको करना चाहिए और यह जरूरी भी है क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा है। संविधान बदल जाएगा, यह एक ऐसा डर है जो लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और ऐसे में आज आप बड़े ही इत्मीनान से इस विश्लेषण को देखिए जो कि इस पूरे भ्रम का दी एंड करेगा। सबसे पहले वो सवाल सुन लीजिए जो इस नैरेटिव से पैदा हो रहे हैं और उसके बाद आपके जवाब सामने रखूंगी। कौन से सवाल हैं? क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है? क्या 400 प्लस सीटें मिल जाएं तो कोई पार्टी संविधान को बदल सकती है? यह संविधान की मूल भावना क्या है? क्या है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों वाला गणित जो विपक्ष लगातार बता रहा है? काफी दिन हो गए व्हाट्सएप को एक फीचर इंट्रोड्यूस किए। फीचर मतलब ये कि आप मैसेज सेंड करने के बाद भी उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी किया और उसी संविधान में एक फीचर ऐड करा गया, संशोधन का फीचर। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज को एडिट करने के कुछ मानक हैं, जैसे कि 15 मिनट के बाद आप अपने लिखे गए मैसेज को एडिट नहीं कर सकते और अगर किसी ग्रुप में अपना मैसेज एडिट कर रहे हैं तो उस ग्रुप के हर सदस्य के पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है, वगैरह वगैरह। और वैसे ही संविधान को एडिट करने के लिए कई जरूरी शर्तें बनाई गई हैं। जाहिर बात है कि ये शर्तें व्हाट्सएप की शर्तों से कहीं अधिक जटिल होंगी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेशन में और करोड़ों लोगों के देश के संविधान में जमीन और आसमान का फर्क जो ठहरा। इसीलिए चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी आखिर है क्या। संविधान का एक आर्टिकल है 368 और इसमें संविधान के संशोधन का पूरा लेखा जोखा है, हिसाब किताब है। इसके हिसाब से संशोधन किए गए 2 तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो। लेकिन इसको समझने के लिए आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। फेडरलिज्म यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, माने कि केंद्र राज्य के कामों में दखल ना दे और राज्य केंद्र के कामों में दखल ना दे। भारत एक फेडरल देश है लेकिन शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है। यहां पर केंद्र के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं। वैसे तो संविधान का ज्यादातर हिस्सा केंद्र अकेले संशोधित कर सकता है, लेकिन कुछ हिस्सों को संशोधित करने के लिए राज्यों की अनुमति भी चाहिए। अब आपने फेडरलिज्म समझ लिया, ये आगे आपके काम आएगा। आइए वापस अभी आपको चलती हूं 2 तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात पे। स्पेशल मेजॉरिटी वर्सेस सिंपल मेजॉरिटी। आप ये देखिए कि बिल पास करने के लिए संसद के दोनों ही सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर मौजूद हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग इसके पक्ष में वोट कर दें तो इसका मतलब होता है कि बिल पास। इसे आप एक उदाहरण से जरा समझिए। लोकसभा में कुल सीटें हैं 543, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जिस दिन बिल पर वोटिंग हुई उस दिन सिर्फ 350 सांसद ही प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों? जैसे कि स्कूल के क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की होती है पर कोई ना कोई एब्सेंट हो जाता है, वैसा ही संसद में भी होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे के सारे सांसद प्रेजेंट हो। अब इन 350 सांसदों में से अगर 176 या फिर उससे ज्यादा सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो यह बिल लोकसभा में पास हो जाएगा और ऐसा ही राज्यसभा में गुणा गणित के हिसाब से होगा। यह तो हो गई सिंपल मेजॉरिटी।
लेकिन संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और इसमें क्या होता है, यहां पर मैथ्स थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे, इसको भी जरा समझिए। मान लीजिए एक संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। अब यह बिल तभी पास होगा जब मौजूद सांसदों में से कम 2/3 सांसद पक्ष में वोट डालेंगे और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होगी। यह स्पेशल मेजॉरिटी है और इस मेजॉरिटी के जरिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब यह भी आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। जैसे कि आपने जीएसटी का नाम बहुत बार सुना है। यह भी एक संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, लेकिन यह संशोधन सिर्फ संसद में पारित होने से लागू नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा, संसद की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्यों से भी इसे मंजूरी दिलवानी पड़ी। इसको भी समझा देती हूं। स्पेशल मेजॉरिटी आप समझ चुके हैं, सिंपल मेजॉरिटी आप समझ चुके हैं। यानी कि दोनों ही सदनों में मौजूद सांसदों में से कम 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डालें और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272, राज्यसभा में 123 होनी चाहिए। यह मैंने आपको बताया स्पेशल मेजॉरिटी की बात। लेकिन जीएसटी को लागू करने के लिए इस बिल को फिर देश के 50% से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ा। संशोधन के लिए अलग अलग मेजॉरिटीज हैं और इसमें एक बात तो साफ है कि संविधान निर्माताओं के मन में एक चीज साफ थी कि समय के साथ संविधान में बदलाव होता रहना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट जरूर बनाया जाए कि सभी दलों में सहमति बने बगैर यह संशोधन ना हो सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे संविधान बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिनके पास स्पेशल मेजॉरिटी हो और राज्यों में उनकी सरकार हो, वो क्या पूरा का पूरा संविधान बदल सकती है? इसका जवाब है नहीं। शिप ऑफ थीसिस का नाम आपने सुना होगा। आपने एक जहाज के सारे पुर्जे निकालकर अगर दूसरे पुर्जे लगा दिए तो क्या वो तब भी वही जहाज रहेगा? एक उदाहरण से यह भी आप समझिए कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। साल 1976 आपने सुना होगा, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द को जुड़वा दिया था। यह संभव हुआ 42वें संविधान संशोधन से। हालांकि इस संशोधन से यह इकलौता बदलाव नहीं हुआ। 42वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि लोगों ने इस संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया था। इसमें शामिल थे कुछ बदलाव, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र को कम करना। इस संशोधन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है। यानी कि सरकार ने कोई ऐसा संशोधन मान के चलिए कर लिया जिससे देश के नागरिकों को समस्या है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है। अधिकार उनके कम कर दिए। क्योंकि इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदला गया। हालांकि इस कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो इस 42वें संशोधन से पहले आया था, और इस निर्णय ने कई बार असंवैधानिक संशोधन से संविधान को बचाया। यह फैसला था क्या? एक बेहतरीन नियम। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। अब आप यह भी समझ लीजिए कि यहां पर मूल भावना क्या है। साल 1973 देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस केशवानंद भारती केस 11 जजेस की बेंच थी और कुछ बेहतरीन जजमेंट्स थे, और इसी केस से जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया तो उस
हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स हैं। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने संविधान को बदलने का स्कोप खत्म कर दिया, क्योंकि इसके कई सारे हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गए। बात बची संशोधन की, वो भी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो बहुमत का नंबर जुटाना एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रक्रिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पैनी नजर से बचना भी असंभव है। बाकी विपक्ष के नेताओं के जो बयान हैं उसके हिसाब से अगर बीजेपी 400 सीट ले आती है तो वो संविधान बदल देगी। इसका भी एक बार कट शॉर्ट विश्लेषण आप देखिए। 2024 के चुनावों में अगर बीजेपी की लोकसभा में 400 सीटें आती हैं, ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बात बता रही हूं, तब भी वो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के नंबर से बहुत दूर है। और कुछ संशोधन के मामलों में तो 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती है, यानी कि मोटा मोटी दूसरे दलों का सहयोग इसमें जरूरी है। अगर ये सब हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष की ये पूरी कहानी पूरी तरह से गलत है। संविधान को बदला नहीं जा सकता, ये एक चुनावी तरकीब है जिसका इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। कहानी महज इतनी सी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात का जिक्र और करना होगा जो इस संविधान बदलने के नैरेटिव के साथ प्रधानमंत्री ने सामने रखी। और उन्होंने कहा था कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो वो इस संविधान को बदल नहीं सकते हैं। एक बार आपको बीजेपी की राय सुनाते हुए इस खबर से आगे बढ़ते हैं। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। इन लोगों ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए हैं। कहते हैं कि यदि मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर यदि विजय प्राप्त हो जाएगी, देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है।